हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। तो उन्होंने बोला है कि जो वोडाफोन आइडिया का कोलैबोरेशन है उनके लिए बहुत टफ रहने वाला है आने वाला टाइम, अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर उनके पास में नई कैपिटल इन्फ्यूज नहीं होती है, मतलब अगर वो फंडिंग रेज नहीं करते हैं, कहीं से पैसा रेज नहीं करते हैं, तो वोडाफोन आइडिया बंद हो सकता है। और ये बड़ी चीज़ है क्योंकि उनको मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा पैसा देना है और ऐसे हालात नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो लॉस में ही रिपोर्ट कर रहे हैं। और मंथ बाय मंथ हम देखते हैं कि इनके जो यूजर्स होते हैं वो भी घटते चले जाते हैं। अगली खबर पेटीएम की है। रिपोर्ट्स के हिसाब से पेटीएम अपने जो शेयर्स को बायबैक करने वाला है। जो आईपीओ से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है उससे नहीं कर सकता है। तो मैंने 2-3 दिन न्यूज़ पहले ही ये बात बोली थी कि अगर पेटीएम आईपीओ वाला पैसा रेज कर लेता है, यार ये तो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि आपने एक चीज़ को 100 रुपये का बेचा, उसके बाद में जब वो 40 रुपए की रह गई आपने उसको खरीद लिया, आपको सीधा सीधा 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यही वो वाला सीन लग रहा था। पर अभी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पता लग रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके चक्कर में पेटीएम अपनी कुछ चीज़ों को लिक्विडेट करेगा, कुछ चीज़ें बेचता हुआ दिखाई देगा, जहाँ से वो 9182 करोड़ रुपीस रेज करेगा। अगली खबर रशिया की है। तो रशिया ने पाकिस्तान को मना कर दिया है ऑयल सप्लाई करने के लिए वही सेम रेट पे जिस पे उन्होंने इंडिया को सप्लाई किया है। इससे ये पता लग रहा है कि रशिया के इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे हैं, पाकिस्तान से उस लेवल के शायद अच्छे नहीं है। अगर मैं नवंबर महीने की बात करके चलूँ ना, तो हमने रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल लिया है। ये ऐसा लगातार 2 महीने तक होता हुआ आ रहा है। तो मतलब रशिया हमको सस्ते में दे रहा है, हम लिए जा रहे हैं, बात खत्म। और अभी क्या हो रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे भी रशिया रोक देगा अपना ऑयल, क्योंकि वहां पे वो कैप वाला सीन लगता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। जहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कैप लगा दिया है कि भाई इससे ऊपर रेट नहीं देंगे हम। और रशिया वाले कह रहे हैं भाई अगर ऐसा है तो हम तुमको ऑयल ही नहीं देंगे। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो एयर इंडिया 500 नए जेट्स खरीदने वाला है। ये हिस्टोरिक ऑर्डर होने वाला है उनके लिए, मतलब बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगली खबर डेलॉयट के जो सीटीओ है उन्होंने एक पोस्ट किया जहां पे उन्होंने बताया क्वालिटीज ऑफ, अगर आप किसी इंटरव्यू में दे रहे हो तो उसके लिए वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि आपकी जो प्रीवियस जॉब है उसके बारे में गाली मत दो। और ये बहुत ही, अगर देखा जाए ना, इससे एक एम्प्लॉय का माइंडसेट पता लगता है। अगर आप किसी कंपनी में लंबा काम करके निकले और वहीं का रोना गोना चला रहे हो कि यहाँ पे ये था ये था, आप अच्छा भी डाल रहे हो तो समझ में आ रहा है। पर अगर आपकी सारी कंपनीज प्रीवियस सारी की सारी गलत थी, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, तो लॉजिकली आप में भी कमी हो सकती है। तो ये नेगेटिव माइंडसेट दिखाती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली खबर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके हिसाब से जो आरबीआई ने लेटर दिया है कि उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट क्यों मिस किया। कुछ टाइम पहले यही गवर्नमेंट ने पूछा था कि भाई तुमने जो इन्फ्लेशन का टारगेट है तुमने सब कुछ कर लिया, तुम बार बार मिस क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने एक लेटर भेजा था गवर्नमेंट को। तो वो लेटर तो आ गया है पर वो पब्लिक नहीं होगा, मतलब हमको नहीं पता लगेगा ऐसा क्यों हुआ है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट 4% स्टेक बाय कर रहा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और ये बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। माइक्रोसॉफ्ट भी एक अच्छे लेवल पे अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर टाटा की है। तो भाई टाटा प्लान कर रहा है 100 एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने का एप्पल के इंडिया के अंदर, ऐसा रिपोर्ट्स हमको बता रही है। और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है अगर देखा जाए तो। अभी भाई टाटा मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर रहा है आईफोन्स की, अब आईफोन बेचेगा भी, तो बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है। अब टाटा एप्पल एप्पल कर देगा बहुत ज्यादा। अगली खबर एक इन्वेस्टर नेटवर्क है फाड़ नाम से, इसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता क्या है। ये अर्ली इन्वेस्टर नेटवर्क है। तो उन्होंने बताया है कि वो 300 करोड़ का फंड निकाल रहे हैं जहां पे वो डीप टेक, हेल्थ केयर, एग्रीटेक और क्लीन टेक स्पेस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। 1600 से ज़्यादा एंजल्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है, मतलब इतने सारे लोग हैं। और बहुत सारे इसमें हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, सबने मिलके किया हुआ है। तो ये जो फंड्स होते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडीज पे, जहाँ पे मैं वीसी को लेके आया था और वीसी ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये होता क्या है। तो वीडियो देखना यार, उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें समझाई थी उन्होंने। ये पैसा आता कैसे है, कहाँ पे लगाते हैं, ये एंजल वीसी, ये जो एंजल इन्वेस्टर का नेटवर्क होता है ये किस तरीके से काम करता है। वो वीडियो देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि वो टेक्निकल है, सबके लिए नहीं है, जो जानना चाहता है उन्हीं के लिए है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से लेंसकार्ट $400 मिलियन इन्वेस्टमेंट ले सकता है अबू धाबी के एडीआईए से।
और लेंसकार्ट भी पिछले कुछ टाइम से फंडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा है। अगर हम बात करके चले तो अगर ये फंडिंग बनती है राउंड तो $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाएगी लेंसकार्ट की। अगली खबर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के हिसाब से जो औरतें हैं वो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती है इंडिया के अंदर मेंस के कंपैरिजन में, अगर उनको काम धंधे पे जाना होता है। उनका कहना है कि औरतें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करती है। 45.4% वुमेन्स और 27.4% मेन अपने ऑफिस जाना पसंद करते हैं खुद से, मतलब वॉक करके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। पर सवाल वही निकल के आ रहा है, ये वर्ल्ड बैंक ऐसे ऐसे डेटा क्यों निकाल रहा है? कुछ टाइम पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई इंडिया के अंदर असहनीय गर्मी हो जाएगी, जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक ये बातें भी बोल रहा है। ये थोड़ा सा कहानी समझने वाली सी नहीं लगती ना। अगली खबर, इंडिया की अगर हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करके चले तो अप्रैल से नवंबर के महीने के अंदर 24% का राइज आया है। तकरीबन 8.77 लाख करोड़ रुपीस इकट्ठे हुए हैं और ये बड़ी चीज़ है। अगर हम ये डेटास देख रहे हैं ना तो हो सकता है अगले बजट के अंदर हमको बहुत मजा आए, क्योंकि अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट अब टैक्स पेयर्स को कुछ बेनिफिट दे। ऐसा मुझे पता नहीं, मैं चाहता हूँ पर्सनली ऐसा कुछ हो तो, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ यार, कुछ नहीं मिला अभी तक गवर्नमेंट से सपोर्ट, कुछ मिले तो अच्छा लगता है। अगली खबर उदय कोटक जी की है। तो उन्होंने बोला है कि जो चाइना का फैक्ट्री का आउटपुट घटा है ना, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये जो चाइना में चल रहा है ना, ये वहाँ क्रैकडाउन चल रहा है, वहाँ की कंपनियों को ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पे ये कोविड का कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त पॉलिसी लगा दी है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है बाकी नेशंस के लिए कि भाई आओ वहाँ जाके फैक्ट्रियाँ लगाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हमको ब्राइट साइड दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई नौकरियाँ क्रिएट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा। सवाल ये है कि पॉल्यूशंस का किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि हमको भी पता है कि रेगुलेशंस का उल्लंघन करने वाले सिर्फ एक पत्ती पकड़ाते हैं और वो काम दब जाता है। तो अगर इसके ऊपर रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया जाए और करप्शन वरप्शन ख़त्म करी जाए तभी मज़ा आएगा, वरना भाई पॉल्यूशंस का जो लेवल है ना वो बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। अगली खबर, अभी यूके और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसका 6th राउंड होने वाला है टॉक्स का। तो मंडे को शुरू होने वाला है भाई, तो आज से वो शुरू हो गया है। बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। पीयूष गोयल जी ने बोला है बहुत टाइम से ये फंसा पड़ा है, पता नहीं कब होगा। दिवाली का टारगेट था, पता नहीं कौन सी दिवाली है, ये वाली दिवाली की बात कर रहे थे, अगली दिवाली की बात कर रहे थे। अगली खबर, हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है पिछले 20 सालों के अंदर स्केरसिटी से सफिशिएंसी की तरफ पहुंच गई है। स्केरसिटी मतलब हमारे पास कमी होती थी, आज हमारे पास इतना है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। और ये बात मैं भी मानूंगा कि ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, जब मैं छोटा हुआ करता था हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी और फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुई, तो मैंने वो सब कुछ देखा और मेरे दिमाग में एक, मान सकते हो आपकी एक परसेप्शन क्रिएट हो रखी है कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग ग्रो किए होंगे। तो ऐसा लगता है मुझे। वो बाकी आप बताओ, आपकी कहानी क्या है? क्या आपके साथ भी यही हुआ है या फिर आप बचपन से ही बहुत अमीर थे? अगली खबर, जो बाइनेंस के सीईओ है उन्होंने सैम बैकमैन, जो कि एफटीएक्स के एक्स सीईओ है, जिनको निकाल दिया गया है। एफटीएक्स ने अभी रिसेंटली बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है और वो कि क्रिप्टो एक्सचेंज था और उसमें बहुत ज़्यादा बवाल से निकलते हुए आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे गलत तरीके से पैसों को इधर उधर किया गया है। अभी पता नहीं है कौन गलत है कौन नहीं है। अब जो बाइनेंस के सीईओ है उन्होंने बोला है कि एक्स सीईओ थे वो सारी की सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी बोल दे तो डैमेजेस कम होगी और वो जो कोर्ट जेल है उसमें कम टाइम सर्व करेगी। मतलब उनका मानना है कि भाई कोई ना कोई तो कांड किया है उन्होंने। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने ट्विटर के स्टाफ को कहा है कि अगर आपने डेटा को मार्केट में लीक किया तो भाई आप पे हो जाएगा केस। और बेसिकली जब भी कोई ट्विटर को ज्वाइन कर रहा है तो एनडीए साइन कराया जा रहा है कि आप इंटरनल चीज़ें लीक नहीं करोगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में ये चीज़ होती है। तो मेरा भी मानना है अगर कंपनी में एनडीए साइन किया जाता है तो उसको मानना चाहिए। कंपनी ने किसी लॉजिक से ही वो एनडीए किया होता है। हम एप्पल का देखते थे, पहले बहुत ज़्यादा लीक्स आते थे, पर पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है एप्पल की लीक्स रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एप्पल ने भी इंटरनली अपने इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया है कि लीक ना हो।
ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि वो लीक्स इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि चिप शॉर्टेज के चक्कर में एप्पल का जो प्रोडक्शन लाइन है वो स्लो हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले ही प्रेडिक्ट हो जाती थी। अभी तक हम सुन रहे हैं iMac आने वाला है 28 इंच का, हम सुन रहे थे कि भाई एक एंड टू एंड स्क्रीन वाला एप्पल आने वाला है, हम सुन रहे थे कि एक 17 इंच का मैकबुक आने वाला है, हम सुन रहे थे M2 मैक मिनी आने वाला है। कुछ भी नहीं आया ना अगर देखा जाए तो। ऐसा कुछ तो VR आने वाला है। तो ये लीक्स थे और ये लीक्स अभी रुके हुए, उसके बाद कोई नए लीक्स थे दिखाई नहीं देते। आते हैं पर वो होते नहीं है। अगली खबर टेस्ला से है। तो टेस्ला ने अपने आधे से ज़्यादा मार्केट कैप खो दी है अप्रैल के महीने से, अगर हम कंपेयर करके चले। मतलब ये वही महीना है जब टेस्ला जो एलॉन मस्क है उन्होंने कहा था कि भाई वो ट्विटर को खरीद रहे हैं। ये बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। अगली खबर ट्विटर से है। तो ट्विटर के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट ऑक्शन होने वाला है। बिड $25 शुरू होने वाली है। अब मुझे ये नहीं पता कि उस बिड में पार्टिसिपेट कैसे किया जा सकता है। वहाँ पे आपको चेयर्स, पिज्ज़ा ओवन, कॉफ़ी मेकर, बियर डिस्पेंसर, बाइक्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। बड़ी मस्त चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगर किसी को पता है कि वो बिड अगर ऑनलाइन हो रही है, हम भी पार्टिसिपेट कर सकते, तो बताना कमेंट के अंदर, मैं अगली न्यूज़ में जरूर शेयर करूंगा। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो उन्होंने 12,48,000 शेयर्स को बायबैक किया है। उन्होंने कहा था कुछ टाइम पहले कि वो 9300 करोड़ का बायबैक प्लान लेके आ रहे हैं, जहां पे अपने शेयर्स को वापसी खरीदेंगे एम्प्लॉयज से। तो ये जो अप्रोच होती है ये इसलिए होती है कि अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपको मैंने इक्विटी दे दी, एग्जांपल के लिए आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने आपको इक्विटी दे दी, अभी मेरे पास पैसे नहीं थे तो इक्विटी दे दी, बाद में मेरे पास पैसे आ गए, मैंने आपसे इक्विटी लेके आपको पैसे दे दिए। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया है जिसके हिसाब से BSNL को अब तक 57,671 करोड़ का नेट लॉस हुआ है जब से अभी तक बात करके चले ये BSNL शुरू हुआ है। अगर MTNL की बात करके चले जो कि इसी का पार्ट है, उसने भी 14,989 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया है मार्च 31 तक। अगली खबर योगी जी की है। तो उन्होंने बोला है पूरी दुनिया को बेनिफिट हो सकता है जो यूपी के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उससे। तो पिछले हम कुछ टाइम से देख रहे हैं यूपी के अंदर बहुत ज्यादा फंडिंग आ रही है और वहां की पॉलिसीज इस तरीके की बन रही है कि फंडिंग आए। तो देखने वाली बात यह है कि भाई इतनी ज्यादा फंडिंग आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूपी के अंदर। अगर मैं मोदी जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है और हम ये चांस मिस नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ पे हम मतलब इंडिया की बात करी है और हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये रेवोल्यूशन एक IT रेवोल्यूशन भी है। मुझे भी लगता है कि इस टाइम पे अगर कोई स्किल पे काम करे ना तो वो जिंदगी भर बहुत मस्त लेवल पे काम कर सकता है। अगली खबर NDTV की है। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि अडानी ग्रुप अपने 2 नॉमिनी दे सकता है NDTV के बोर्ड के अंदर बैठने के लिए। जिनको नहीं पता, एक कंपनी के अंदर बोर्ड होता है और बोर्ड ही एक तरह से कंपनी को चलाता है, किस तरीके से कंपनी चलेगी। तो अब इनके पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग आ गई है, तो ये भी यही कोशिश कर रहे हैं अगर हमारे बोर्ड मेंबर बढ़ जाए तो हम अपने हिसाब से कंपनी को चला पाएंगे। अगली खबर भारत पे की है। तो उन्होंने आर्बिट्रेशन के ऊपर फाइल किया है कि भाई अश्नीर ग्रोवर के फाउंडर टाइटल को छीन लिया जाए। साथ में अभी 1.4% स्टेक भी मिलना है जो कि वेस्ट होना है अश्नीर ग्रोवर को भारत पे के थ्रू, उसको भी रोकने की कोशिश करी जा रही है। अब ये वेस्टिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे ESOP वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर पूरा समझाया था कि ये होता क्या है, पीरियड क्या होता है, वेस्टिंग होती क्या है। तो उसको देखना ज्यादा समझ में आएगा। पर अगर देखा जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनका फाउंडर का टाइटल छीन लेंगे। अब लॉजिकली अगर फाउंडर का टाइटल चला गया तो वो क्या कहेंगे मैं किस कंपनी का फाउंडर हूं। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है और मुझे मजा आ गया खबर देख के। शेखर धवन ने $75 मिलियन का एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट टेक फंड निकाला है जहां पे वो उन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे जो कि स्पोर्ट्स के अंदर कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के पार्ट के अंदर। ये बेसिकली मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको शायद थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद शेखर धवन का करियर खत्म हो सकता है क्योंकि ईशान किशन मार गए दोस्तों। अब शेखर धवन को शायद जगह नहीं मिलेगी इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक तो नहीं मिलेगी। तो शेखर धवन पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहा है और ये बहुत बढ़िया चीज लग रही है मुझे पर्सनली। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से इंडिया की टॉप 11 क्या होने चाहिए प्लेयर जिनको आप वर्ल्ड कप के अंदर खिलाओगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ जो आप बताना चाहते हो। मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं ओपन करवाऊंगा ईशान किशन और रोहित शर्मा से। फर्स्ट डाउन विराट कोहली आ रहा है, उसके बाद में मैं सूर्य कुमार यादव को उतारूंगा, उसके बाद KL राहुल के बाद हार्दिक पांड्या के बाद जडेजा के बाद मैं चहल और कुलदीप को खिलाऊंगा, उसके बाद मैं दीपक चहर को खिलाऊंगा और फिर बुमराह को खिलाऊंगा। अब सिचुएशन के हिसाब से मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूं। मैं
कुलदीप और चहल में से एक को हटा के एक फास्ट बॉलर और ला सकता हूँ, तभी मुझे जरूरत पड़ती है पिचेस के हिसाब से। तो क्योंकि वर्ल्ड कप शायद इंडिया में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा अपने को फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर जरूरत भी पड़ती है तो मैं शायद एक लकी प्लेयर उमरान मलिक को खिलाऊंगा। भाई बहुत तेज बंदा डालता है। तो ये शायद क्रिकेट लवर के लिए होगा, मतलब जिनको क्रिकेट समझ में आता है उनको शायद ये मेरी टीम अच्छी लगे या ना लगे। मैंने ऐसे ही मन किया मेरा क्रिकेट टीम डालने का। तुम बताओ तुमको कैसी लग रही है। बाकी अभी 1-2 दिन तक यार इसी तरीके से न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि मैं कहीं पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे मेरे को जुगाड़ नहीं मिल रहा वीडियो रिकॉर्ड करने का कि मैं कहाँ पे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। अभी भी एक कोने का रूम लेके मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके ही ये न्यूज़ सुनवा रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की ये न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अपनी प्लेइंग 11 भी बता देना अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो, या फिर देखना पसंद करते हो तो। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।